हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो देखिए, रेडियस रेशियो जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ कैटायन टू द रेशियो ऑफ एनायन इन ए क्रिस्टल लैटिस। रेडियस ऑफ द कैटायन और डिवाइड बाय डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार। इट इज द रेशियो ऑफ radius of cation to the radius of anion in a crystal lattice। एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर कैटायन और एनायन का जो रेशियो रहेगा उसे कहेंगे रेडियस रेशियो। अब इसका फॉर्मूला देखो, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा है, तो रेडियस रेशियो दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैटायन, इसको हम R पॉजिटिव लिख लेते हैं, और नीचे आएगा रेडियस ऑफ एनायन, इसको हम R नेगेटिव लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका रेडियस रेशियो हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, रेडियस रेशियो की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे वहां से हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हैं। अगर ये जो वैल्यू है वो 0.155, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियस रेशियो। ठीक है, ये रेडियस रेशियो रहेगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0.155 से लेके 0.225 तक आए, मतलब इन दोनों के बीच में ये वैल्यू आए, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो रहेगा भाई 4। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसमें 4। और जो स्ट्रक्चर टाइप, सॉरी 4 नहीं भाई, 4 नहीं, 3 रहेगा, 3 रहेगा। हाँ, इसका जो स्ट्रक्चर टाइप है वो कोई फिक्स क्लासिफाइड नहीं है स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट जो है एग्जांपल B2O3, इसमें ये मिलता है रेडियस रेशियो। अगर ये जो रेडियस रेशियो दे रखा है इसमें 0.225 से लेकर 0.414 तक रहे, 0.225 से लेकर 0.414 तक रहे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर जो आएगा वो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, इसमें प्लेनर ट्रायंगुलर आएगा भाई, ट्रायंगुलर, जो कि प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा, प्लेनर। ठीक है, प्लेनर ट्रायंगुलर, इसमें जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके लेंगे तो CuCl, CuBr, CuI, बेरियम सल्फाइड, मर्करिक सल्फाइड, CuCl, CuBr एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है 0.414 से लेके ये वैल्यू आए, ठीक है, वो 0.732 तक आए, तो ये रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें 6 रहेगा, और इसकी जो शेप रहेगी वो ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ये टेट्राहेड्रल आएगा, ऑक्टा नहीं आएगा, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है वो NaCl है। ठीक है, NaBr है, KBr है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, रॉक साल्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और अगर ये जो रेडियस रेशियो है 0.732 से लेके 1 तक आए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8 है, और जो स्ट्रक्चर है इसका वो हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर, BCC, बॉडी सेंटर्ड।
ठीक है। और एग्जांपल CSI, CSBr, सीजियम आयोडाइड या फिर सीजियम ब्रोमाइड, ठीक है। दिस इज द रेडियस रेशियो। अब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम, जैसे कि आपकी बुक में पहला एग्जांपल दे रखा है कि द टू आयंस A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव हैविंग रेडियाई 88 एंड 200 पिकोमीटर्स। तो यहाँ पे A पॉजिटिव एनायन कैटायन की जो रेडियस दे रखी है वो 88 दे रखी है और B नेगेटिव की दे रखी है 200, ठीक है। तो इसका रेडियस रेशियो निकालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो बताइए। तो हम इसमें रेडियस रेशियो निकाल लेते हैं। रेडियस रेशियो RR दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। ये 0.44 0.44 कहाँ आता है, किधर लाई करता है? 0.44 जीरो कर लो आगे, कहाँ लाई करता है? देखो इससे बड़ा है ना, 0.414 से बड़ा है तो 0. इस कैटेगरी में आता है, 0.414 से लेकर 0.732 तक इस कैटेगरी में आता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6 और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, एक नंबर क्वेश्चन इसमें कई आते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम फ्रेम प्रैक्टिस के इसके 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रदीप फंडामेंटल बुक में, और वो आप लोग एक बार अच्छे से कर लें, कॉपी में जरूर करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसी क्लासेज और होती हैं कॉपी चेक की जाएगी आपकी। उसके बाद फिर रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ इसी का। इफ द रेडियस ऑफ मैग्नीशियम आयन, सीजियम आयन, ऑक्सीजन आयन एंड सल्फाइड आयन एंड क्लोरीन आयन, देखिए ये रेडियस दे रखी हैं, इसको साफ कर देते हैं। देखिए भाई, मैग्नीशियम आयन की दे रखी 0.65 एंगस्ट्रॉम Mg, 2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम आयन की दे रखी है 0.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद दे रखी है सीजियम आयन की, सीजियम 1 पॉजिटिव आयन की जो रेडियस है दैट इज 1.69 एंगस्ट्रॉम, CS 1 पॉजिटिव और 1.69 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद दे रखी है ऑक्सीजन आयंस, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयंस की रेडियस है 1.40 एंगस्ट्रॉम, O2 नेगेटिव 1.40 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद है सल्फर S2 नेगेटिव आयंस, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो है 1.84 एंगस्ट्रॉम, और लास्ट में है क्लोरीन आयन 1.81 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है? कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन इन द क्रिस्टल ऑफ MgS, MgO एंड CaCl। MgS, MgO एंड CaCl, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है भाई, ठीक है। रेडियस रेशियो की हेल्प से निकालेंगे। तो रेडियस रेशियो क्या आ जाएगा? RR 4 MgS। इसमें कैटायन क्या है? Mg, और सल्फर क्या है? एनायन। तो Mg कहाँ है? 0.65, ठीक है, डिवाइड बाई सल्फर 1.84। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.225 से लेके 0.414 के बीच में, वो आप लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका रेडियस रेशियो आएगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसका 4, ठीक है। उसके बाद MgO के लिए 0.65, ऑक्सीजन का है 1.40, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 0.4 और 6 समथिंग आएगा, ठीक है।
तो ये किस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा 6 से, और इसकी शेप कैसी रहेगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इसकी क्या रहेगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाएगा CSCl के लिए, CS की 1.69 रहती है और ये हो जाएगा 1.81, इसको आप सोल्ड आउट करेंगे तो ये काफ़ी कम आएगी वैल्यू, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसका CSCl, इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे भाई आपके, और वो क्वेश्चंस आपने करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसके बाद, दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को डी से डिनोट किया जाता है भाई, डी। अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता क्या है, जैसे कि क्रिस्टल लेटिस हैं, ये है, ठीक है, प्रिमिटिव का केस, ये हो जाएगा हमारे पास बॉडी सेंटर का केस, ठीक है, सॉरी फेस सेंटर का केस, ठीक। बॉडी सेंटर में आ जाएगा एटम, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर क्या होता है, जो पड़ोसी एटम है, नेबर मींस पड़ोसी, ठीक है, जो पड़ोसी एटम है उनके बीच का डिस्टेंस, उनकी सेंटर से सेंटर की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, वो कहलाएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी ये कहलाएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये नहीं कहलाएगा भाई, क्योंकि ये टच नहीं कर रहे आपस में, जो टच कर रहे हैं ये नियरेस्ट नेबर है, ये नियरेस्ट नेबर है, ये नियरेस्ट नेबर है, बट ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसे तो यहां पे अगर हम बात करें, शुरू से अगर हम करना स्टार्ट करें, तो सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर लें, तो ये सिंपल क्यूबिक है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 4 सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब प्रिमिटिव का केस है ना, प्रिमिटिव ये वाला। अब ये डिस्टेंस हमने मान रखा है भाई r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने r मान रखा है, ठीक है। और ये टोटल हो गया 2r, ये भी r हो गया, तो d, ये a भी, इसको a भी मान रखा है हमने, ठीक है। यूनिट सेल का एज है, ठीक है। जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी की थी उसके अंदर देखना, आप इसको a मान रखा है, ये हाफ डी, ये डिस्टेंस r हो गया, ये पूरा a मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे d किसके बराबर होगा, हमेशा 2r के बराबर होगा, क्योंकि r प्लस r, इसको एक ही फॉर्म में लेना है, तो 2r किसके बराबर है भाई, r प्लस r किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं d इज टू a, ठीक है, और r यहाँ पे हो जाएगा d बाई 2। अगर आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे रखा है, d की वैल्यू दे रखी है, तो r निकालना है, तो सिंपल है, सिंपल क्यूबिक के केस में d को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है भाई फोर फेस सेंटर्ड, फोर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या था, हमने अभी भी किया था इधर, ये फेस सेंटर्ड का एक फेस है भाई, टोटल 6 फेस होते हैं, उसका ये एक फेस है, ये एटम फेस पे है, ये चारों एटम कॉर्नर पे हैं। ये डिस्टेंस हमने माना था a, ठीक है, इनकी रेडियस हमने मान ली r, और ये हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज आल्सो a, ये हमने निकाला जब ये आया था √2a, ये अपने पॉइंट मान लिया a, ये पॉइंट b, ये पॉइंट c, तो a c की वैल्यू आई थी √2a, ठीक है। और √2a इज इक्वल टू कितनी आ रहा है, कितनी इक्वल टू आया था 4r, r प्लस r
प्लस आर और ये 4r, आर 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 और आर, 4r हो गई, 4 रेडियस के बराबर है √2a। ठीक है, तो ये पहले एटम की रेडियस, एक तो ये रेडियस या इस सेंटर से लेके इस सेंटर की दूरी निकालेंगे, तो एक तो ये रेडियस यहाँ तक, एक फिर ये रेडियस यहाँ तक, एक फिर ये रेडियस यहाँ तक, एक फिर ये रेडियस यहाँ तक, टोटल 4 रेडियस हो गई। तो 4r हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसकी पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, a प्लस ए इसका रूट सॉरी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका रूट है, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और उसका रूट कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किया तो 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इसका रूट, और दैट इज इक्वल्स टू 2a, ये क्या है √2a, एक बार a की फॉर्म में तो √2a आएगी, ac की वैल्यू, r की फॉर्म में करेंगे तो ac की वैल्यू 4r आएगी। ठीक है, और d किसके बराबर होता है, d इज इक्वल्स टू 2r, यही होता है, यहाँ पे हमने कर रखा है d इज इक्वल्स टू 2r होता है। ठीक है, तो 4r में 4r को अगर हम d की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2d। ठीक है, इसको 2r को इधर छोड़ दो, 2 इसमें से इधर ले जाओ, तो √2a इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 2r, 2 इंटू में 2r, 2 को इधर ले जाओ, तो इधर इधर ही कर देता हूँ, 2r इज इक्वल्स टू √2a डिवाइड बाई 2, √2 से 2 कट जाएगा, √2 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा a बाई √2। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई √2, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। a को अगर हम √2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ जाएगा, किसमें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, तीसरा और लास्ट रहता है इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। देखिए, बॉडी सेंटर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में देखो, आपने देखा था कि बॉडी सेंटर्ड के केस में जो एटम होता है बॉडी के अंदर एटम, बाकी के 8 के 8 एटम उस बॉडी वाले एटम के साथ टच करते हैं। ये मैं बॉडी सेंटर्ड का स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये एटम बीचों बीच है, ये एटम कॉर्नर पे है, ये 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 और ये। हमें डायगोनल लेना है, डायगोनल। ये चारों एटम और ये चारों एटम आपस में टच नहीं कर रहे, बट इस सेंट्रल एटम को टच कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है बॉडी सेंटर में। ठीक है, तो मतलब कि ये एटम और ये एटम हम डायगोनल ले रहे हैं ना, इधर वाला बाहर वाला तो ये कॉर्नर, और ये अंदर वाला ये कॉर्नर, इन ये डायगोनल जो बनेगा, जैसे रूम का डायगोनल बनता है, ठीक है, इसी तरीके से ये डायगोनल है, और ये तीनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। तो a और d, a से लेके d तक का डिस्टेंस आएगा, वो आएगा हमारे पास 4r। अगर हम एक एटम की रेडियस को r मानते हैं तो रेडियस ऑफ एटम वो हमने मान ली r, और एज ऑफ द यूनिट सेल, एज ऑफ यूनिट सेल उसको हम क्या मानते हैं, a मानते हैं। ठीक है, तो अब ये एज हो गया a, ये एज हो गया a, ये एज हो गया a। ठीक है, तो इस डायगोनल की वैल्यू निकालने, a की फॉर्म में इस डायगोनल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो इसका बेस चाहिए भाई, बेस चाहिए, ये बेस। अब सारी साइड ए हैं, तो ये डायगोनल की वैल्यू, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा,
तो हाइपोटेन्यूज से हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, दिस इज √2a, ठीक है। तो db की वैल्यू क्या आ गई, √2a, कितना हो गया, ठीक है। अब ये √2a आने के बाद आपका बेस आ गया भाई √2a, परपेंडिकुलर है a, तो AD क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू अंडर √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। √2a का होल स्क्वायर को करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका रूट, और ये हमारे पास 3a स्क्वायर इसका रूट, और ये हमारे पास आ गया AD इज इक्वल टू √3a, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया √3a, क्लियर, ठीक है। अब देखो 4r बराबर है AD के और AD के बराबर है √3a, दोनों को इक्वल टू में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4r इज इक्वल टू √3a, और यहाँ पे 2, इसको दो फैक्टर में तोड़ दिया हमने, 2 इंटू 2r, तो 2r इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे, √3/2a, और दैट इज इक्वल टू d, किसके बराबर होता है, d के बराबर होता है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई d इज इक्वल टू √3/2 इंटू a, ये हमारे पास आंसर आ गया। √3/2a, ठीक है। ये हमारे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ गया। तो हमने 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस किए हैं भाई। तो पहला तो है भाई d इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक का केस था। दूसरा है सिंपल क्यूबिक के बाद कौन सा है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में d इज इक्वल्स टू 2r इज इक्वल्स टू a/√2, और तीसरा है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में d इज इक्वल्स टू 2r इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू a। ये हमारे पास रिजल्ट आया है, ठीक है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, 4-5 बॉडी सेंटर के, करवाने लायक है नहीं, आप लोग खुद कर लेना, इनको पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ खास करवाने लायक है नहीं इसमें। तो अगर कोई ना समझ में आए तो आप प्रॉब्लम भेज सकते हो मेरे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल, सॉरी डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ये फॉर्मूला मैं आपको करवा देता हूँ अभी, उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेंगे, काफी सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर न्यूमेरिकल पक्का आता है 100% श्योरिटी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर जितने एटम होते हैं, फेस सेंटर में 4 होते हैं, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, प्रीमिटिव में 1 होता है, एंड सेंटर में 2 होते हैं, और एज सेंटर में 4 एटम होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है भाई, d इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मास डिवाइड बाई वॉल्यूम ही तो होती है, ठीक है। अब मान लो एक कमरा है हमारे पास, रूम है, उस रूम के अंदर हमें फुटबॉल्स करने हैं, फुटबॉल्स, ठीक है। अब उन फुटबॉल्स का मास, अब रूम का तो कोई मास नहीं है, मतलब रूम का मास 0, रूम के अंदर की वॉल्यूम ले रहे हैं हम तो, ठीक है। तो उसका मास 0। इस रूम के अंदर जितने फुटबॉल भरे जाएंगे तो टोटल मास कितना होगा, उन फुटबॉल्स का ही मास होगा। अगर हम एक फुटबॉल का मास निकाल लें और सारे फुटबॉल से इसको मल्टीप्लाई कर दें, मान लो 20 फुटबॉल भरे गए, ठीक है। तो एक फुटबॉल का मास है 5 किलो, तो 20 फुटबॉल का क्या हो जाएगा, 100 किलो, ठीक है। 100 किलो को मास आ जाएगा। वॉल्यूम, अब इस कमरे, जिस कमरे में हमें फुटबॉल्स भरने हैं उस कमरे की वॉल्यूम और निकाल लो, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर क्यूबिक का केस लेंगे तो हम
लेंथ एक ही होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती हैं, तो हम वहाँ पे साइड का क्यूब ले लेंगे, ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मली ए क्यूब लेते हैं, तो वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगी, मास एक एटम। ऐसे ही यूनिट सेल के अंदर हम एक एटम का मास निकाल लेंगे। अगर फेस सेंटर है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बॉडी सेंटर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर एज सेंटर है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एंड सेंटर है तो सॉरी एज सेंटर है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सेंटर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, प्रिमिटिव केस है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में हम कि ये किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ द एटम्स ऑफ यूनिट सेल, एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब डेंसिटी को हम यहाँ पे रो से डिनोट करेंगे भाई, यहाँ पे डेंसिटी को हमें रो से डिनोट करेंगे, ना कि डी से, ठीक है। तो देखिए इसको हटा ही देता हूं मैं, रो इज इक्वल्स टू मास ऑफ द एटम्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब मास ऑफ एटम्स, तो मास ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, तो लेट हमें कुछ मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, रो क्या हो गया, हमने मान ली डेंसिटी हो गई, ठीक है। जेड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमारे पास हो गया, जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब जेड के बाद हमें मानना है एम मोलर मास ऑफ एन एटम, ठीक है। डब्ल्यू हमने मान लिया सॉरी ठीक है। ए हमने मान ली साइड ऑफ द यूनिट सेल या फिर एज ऑफ द यूनिट सेल, एज ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। और एन नोट दैट इज अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने मानी है। अब मास ऑफ एटम्स, एटम्स का मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। एटम्स का मास, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स को हमने किससे डिनोट किया है, नंबर ऑफ एटम्स जेड से डिनोट किया है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, और मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ एटम्स इन वन मोल, एक मोल में कितना मास होता है, एम मास होता है, जो हमने मोलर मास के बराबर होता है, जो हमने मोलर मास माना है, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम इन वन मोल, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, एन नोट दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, ठीक है। तो देखो इतने एटम्स का मास 6.022 इंटू 10⁻23 मास, इसका मास, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स दैट इज इक्वल टू एम। एक मोल में नंबर ऑफ एटम इतने होते हैं भाई, एक मोल में मास इतना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने एटम्स का मास कितना है, इसके बराबर है, ठीक है। तो मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास कितना हो जाएगा भाई, m डिवाइड बाई एन नोट, ठीक है। एक एटम का मास आ गया हमारे पास। तो इस फॉर्मूले में हमें जरूरत थी किसकी, मास ऑफ एटम्स, मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, कितने, क्या था, नंबर ऑफ एटम्स जेड इनटू m डिवाइड बाई एन नोट, मास ऑफ वन एटम m बाई एन नोट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल दैट इज ए क्यूब। ठीक है, ये हमें सेंटीमीटर क्यूब में लेनी है, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो अगर आपको इफ ए इज इन पिकोमीटर, अगर पिकोमीटर में दे रखी होगी तो 10⁻10 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻−10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू पिकोमीटर में है तो ए क्यूब के साथ में 10⁻30 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास रो डेंसिटी आ गई भाई जेड इंटू में एम डिवाइड बाई एन नोट और इंटू ए क्यूब है, और अगर पिकोमीटर में है तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻30। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है भाई जो आपने याद रखना है। इसके अंदर देखो टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, फिर भी ये वेरिएबल लगा लो। ठीक है, आपके पास टोटल 5 वेरिएबल हैं, कोई 4 दिए हुए होंगे, एक निकालना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल, इसको नेक्स्ट स्टेप लेक्चर में हम इसका जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो करेंगे। ठीक है, 4-5 तरह के न्यूमेरिकल्स बनेंगे इसके ऊपर, 500 तरह के ऑलमोस्ट हम करेंगे। और भाई इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, 100% आता है। ठीक है।